हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विदित अग्रवाल एंड आज हम सीबीएसई क्लास 12th का टर्म 2 के सैम्पल पेपर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास का फॉर्मेट रहेगा कि हम क्वेश्चंस, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ सकते हो एंड देन वी विल फर्स्ट डिस्कस द लॉजिक एंड देन वी विल टॉक अबाउट द लैंग्वेज एज वेल कि जिसके ऊपर आपको पूरे मार्क्स मिले। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, सो लेट्स स्टार्ट। सो आप सबको पता ही है कि क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट किस तरह का रहेगा। सो मैक्सिमम मार्क्स हमारे 40 होने वाले हैं एंड टोटल सेक्शन ए के अंदर हमारे कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं? 6 क्वेश्चन, जिसमें से इट वुड बी ऑफ 2 मार्क्स ईच, राइट। एंड सेक्शन बी के अंदर हमारे 4 क्वेश्चन होने वाले हैं एंड सेक्शन सी के अंदर 4 क्वेश्चन होने वाले हैं। सो टोटल वी विल हैव 14 क्वेश्चंस एंड उन 14 क्वेश्चंस में ऑफ कोर्स कुछ कुछ सब मार्किंग रहेगी, कुछ कुछ में चॉइस मिल जाएगा और हर स्टेप के आपके पास मार्क्स हैं। तो यहाँ पे क्योंकि टर्म 1 में हमने MCQs अटेंड किया था, तो टर्म 2 के अंदर सब्जेक्टिव है, तो पैटर्न थोड़ा सा अलग हो जाता है एंड यू हैव टू इंश्योर कि आपके लैंग्वेज भी सही है ताकि CBSE में मार्क्स कट करने का कोई रीज़न ना मिले टीचर को एंड यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, राइट। सो विद दिस अंडरस्टैंडिंग, लेट्स मूव एंड स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 1। एज यू कैन सी, मैंने अपनी स्क्रीन पर राइट हैंड साइड में एक रफ वर्क के लिए जगह बनाया हुआ है। द फर्स्ट थिंग विच यू शुड ऑल्सो डू इज कि आपको जो आंसर शीट मिलेगा, यू शुड डेडिकेट सम स्मॉल स्पेस फॉर द रफ वर्क, बिकॉज अगर आप अपना टाइम इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट कर रहे हो क्वेश्चंस का आंसर लिखने के अंदर, आपको पता है कि कैसे आ रहा है, काटा पीटी कम है, कहीं पे आपने कुछ लिखा है उसको कट नहीं किया, तो आपके प्रेजेंटेशन इंप्रूव हो जाएगी। एज अ रिजल्ट टीचर्स को ऑलरेडी एक अच्छा इंप्रेशन लगेगा, जिसकी वजह से आपके our teacher would be lenient while giving you marks. So it is a little psychological and it has worked for a lot of students. It has worked for me personally जब मैं एग्जाम दे रहा था, and I think if you improve your presentation, keep your paper neat and tidy, it will greatly help. तो सबसे पहले हम अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 में ये 2 पार्ट्स हैं। So this part is a little tricky. First part is a bit tricky. Second part is not very tricky, but it does require some experience. तो ये वाला क्वेश्चन हमने काफ़ी frequently देखा हुआ है, तो आई एम श्योर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वुड बी इंक्लाइंड टू सॉल्व दिस। तो हम दोनों को सॉल्व करते हैं एंड लेट्स सी हाउ डू वी डू दैट। तो सबसे पहले पार्ट ए को देखते हैं। इधर हमारा क्वेश्चन क्या है? log of x अपॉन 1 प्लस log of x का होल स्क्वायर। हमको इसको इंटीग्रेट करना है, राइट। तो अभी हम सिर्फ लॉजिक डिस्कस करेंगे, इसके बाद लैंग्वेज को इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स है, ऊपर लॉग एक्स है, तो एक इंट्यूटिवली सबसे पहले हम क्या सोच सकते हैं कि 1 प्लस लॉग एक्स को हम टी ले लेते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होएगा, 1 ओवर एक्स डी एक्स हमारा डी टी बन जाएगा। इससे डी एक्स की वैल्यू एक्स डी टी आ जाती है। हाँ, लेकिन हमारे क्वेश्चन में कहीं पे भी x का फैक्ट फॉर्म नहीं है, जिसकी वजह से ये वाले मेथड में अगर हम 1 प्लस लॉग एक्स को टी लेते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी इंट्रोड्यूस होगा, तो इसलिए हम इस तरह से अप्रोच नहीं करेंगे। अनदर थिंग विच वी कैन डू इज कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं एंड यहाँ पे हमने इसको कैसे लिखा, लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। एंड अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, हम +1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उससे क्या फ़ायदा होएगा, हम इसको ना यहाँ से 2 हिस्सों में तोड़ लेंगे। तो 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बन गया, और इधर क्या बच गया, -1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ना यहाँ से ये टर्म्स कट जाएंगे, तो ओवर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग एक्स माइनस दिस, ठीक। तो हमारे जो इंटीग्रल है अब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इसको I1 बोल देते हैं, इसको I2 बोल देते हैं, है ना, एंड दिस इज I। सो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखोगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब हम सिर्फ I1 को देखेंगे। I1 में हम क्या करेंगे, हम बाई पार्ट्स लगाएंगे। तो बाई पार्ट्स के लिए तो हमको 2 टर्म्स चाहिए होता है, यहाँ पर एक ही टर्म है, तो जो दूसरा टर्म है वो 1 बन जाएगा। 1 will become our second term, है ना।
और जब बाई पार्ट से हम इंटीग्रेट करेंगे, हम क्या करेंगे, 1 को पहले इंटीग्रेट करेंगे तो हमको यहाँ से x मिल गया, क्योंकि 1 प्लस लॉग एक्स कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो और 1 प्लस लॉग एक्स को हमने कांस्टेंट रख दिया। फिर क्या किया, वापस से x को इंटीग्रेट करा एंड 1 प्लस लॉग एक्स को 1 ओवर 1 प्लस लॉग एक्स को हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, राइट। एंड इनका जो प्रोडक्ट आने वाला है हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, वी नो दैट। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 प्लस लॉग एक्स टू द पावर -1, तो -1 बाहर आ जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स टू द पावर -2 एंड 1 को हमने डिफ्रेंशिएट करा 0, तो इसको 1 ओवर एक्स हो गया। एक्स एज इट इज़ हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं एंड इसके प्रोडक्ट को हम इंटीग्रेट करने वाले हैं। सो माइनस माइनस हमारा यहाँ पे प्लस हो गया, एक्स से एक्स कट जाएगा, तो ये क्या बच गया, डी एक्स ओवर 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब हम इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं एंड नोटिस करो यहाँ पे जो I2 था ये इसी पार्ट का नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली यू नो व्हाट टू डू नाउ, अभी दोनों हमारे कैंसिल आउट हो जाने वाले हैं, तो 1 प्लस ये लॉग एक्स इसको कंप्लीट कर लेते हैं एंड I1 प्लस I2 फिर हमारा फाइनली क्या हो गया, x अपॉन 1 प्लस लॉग ऑफ x प्लस c। क्यों, क्योंकि ये दोनों टर्म्स हमारे कट जाएंगे, जब हम इसके साथ I2 ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, सो दिस वुड बिकम अवर फाइनल आंसर। नाउ सिंस इट इज़ अ इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन, तो अ कपल ऑफ पॉइंटर्स जहाँ पे स्टूडेंट जनरली गलती करते हैं, सो प्लीज़ टेक नोट ऑफ दैट, कि जब भी आप इंटीग्रेशन ख़त्म कर चुके हो तो ये दोनों सिंबल्स आगे नहीं आएंगे। सो जैसे फॉर एग्जांपल हमने x को इंटीग्रेट किया है, तो यहाँ पे dx लगाना ज़रूरी है, कीप दैट इन माइंड। एंड वंस यू राइट एक्स स्क्वायर अपॉन 2, सो डू नॉट राइट dx या फिर इंटीग्रल का साइन, ये दोनों नहीं आता। क्यों, क्योंकि ये इंटीग्रेट हो चुका है, इसके बाद में इन दोनों सिम्बल्स का पर्पस नहीं रहता। सो विदाउट गोइंग इनटू टेक्निकलिटीज ऑफ कि इसका क्या मतलब है, ऐसा क्यों होता है, वी वोंट गो देयर, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर सिंटेक्स राइट, टू कीप योर लैंग्वेज राइट, बिकॉज अगर ऐसा नहीं होगा देन यू आर गिविंग रीजंस टू योर एग्जामिनर, टू योर टीचर टू डिडक्ट मार्क्स, या सो डोंट डू दैट। अच्छा, सो अभी हमने ये वाला पार्ट सॉल्व कर लिया, अभी बी पार्ट की तरफ चलते हैं। सो बी पार्ट के अंदर हमारा न्यूमरेटर में देखो क्या है, साइन 2x है, और डिनोमिनेटर में हमको पता है कि कॉस 2x का ये स्क्वायर हो जाएगा, है ना। सो इसको इंटीग्रेट करना है, या अब ऊपर साइन 2x है, तो जिसने, अगर आपने पूरे साल भर सिंसियरली पढ़ाई करी है तो आपको एकदम क्लिक कर जाने वाला है कि या तो साइन स्क्वायर x को हम t लेंगे या तो हम कॉस स्क्वायर x को t लेने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करके प्लस माइनस साइन 2x आता है। सो क्लियरली क्वेश्चन के अंदर cos 2x cos स्क्वायर x है, तो हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, एंड दिस इज क्वाइट सिंपल। सो cos स्क्वायर x को हमने t लिया, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आया, 2 cos x इंटू साइन x विद अ नेगेटिव साइन एंड दैट इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, राइट। एंड यहाँ से क्या मिला हमको, साइन 2x dx इज इक्वल टू माइनस डी टी। सो क्वेश्चन बहुत सिंपली सिंप्लीफाई हो गया, डी टी ओवर 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का रूट, है ना। एंड दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट वाला। इसका आंसर क्या होता है, साइन इनवर्स। अब एग्जाम में कैसे लिखोगे इसको, यहाँ पे इंटीग्रल साइन लगाओगे, या साइन इनवर्स टी अपॉन 3, है ना। आंसर के हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या है, डी एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू, का इंटीग्रल इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। सो while writing the answer you can quote this property, है ना। and if you do that obviously it gives additional incentive for the teacher to give you to leniently check your paper, yeah। so once you write this तो हमारा आंसर ये हो गया, and उसके बाद में हम substituting the value of t ऐसे लिख सकते हो, t इज इक्वल टू, क्या था हमारा t का वैल्यू, cos स्क्वायर एक्स, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर साइन इनवर्स cos स्क्वायर एक्स अपॉन 3 प्लस c, दैट्स इट, you know, and this is it, very easy।
So question number 2 is far simpler than question number 1. So examination में क्वेश्चन कौन सा सेलेक्ट कर रहे हो, दैट वुड एंटायरली डिपेंड ऑन योर प्रिपरेशन कि आपने किस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं. एंड द ग्रेट थिंग वुड बी कि ये दोनों ही आपको अगर इजी लगे तो बहुत ही अच्छी बात है. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. यहाँ पे नोटिस करो सम बताना है ऑर्डर एंड डिग्रीज का, डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन. सो नोटिस दिस, यहाँ पे क्या लिखा है, डी वाई बाई डी एक्स को भी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करा हुआ है, तो इट वुड बिकम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5. नाउ क्लियरली यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर है वो 2 हो जाएगा, 2 वुड बी द ऑर्डर एंड डिग्री कितना है, डिग्री वुड बी 1. यस, तो हमको क्या बताना है, हमको सम बताना है, तो सम वुड बी 3. तो आंसर जब लिखोगे तो आपको बहुत क्लियरली स्पेसिफाई करना है द डिफरेंशियल इक्वेशन इज. तो जब आप इक्वेशन सेटिस्फाई करोगे उसके बाद वी कैन सी दैट, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, द ऑर्डर इज 2, डिग्री इज 1 एंड द सम ऑफ ऑर्डर एंड नहीं लिखना, एंड डी लिखना, and degree is 2 plus 1 is equal to 3. So you have to write these statements. It's very very important. Do not skip the statements. दो पहले से थोड़ा सा मार्किंग इजी हो गया है, but again on the safe side, keep it simple, keep it obvious, and don't give any chance to the teacher to deduct your mark. अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में हमको बताया हुआ है कि ए और बी हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं and we have to prove this. So a and b अगर यूनिट वेक्टर्स है तो हमको पता है कि mod of a is equal to 1, also mod of b is also 1. then you also know the property कि कोई भी वेक्टर होता है तो उसको कैसे लिखते हैं, उसको उसका मॉड हम ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हम उसके साथ हम अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमको उसके मॉड का स्क्वायर मिल जाता है. तो यहाँ पे हमको a प्लस बी का मॉड निकालना है. तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद दिस. a प्लस बी का मॉड का स्क्वायर इज a प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट विद a प्लस बी. नाउ डॉट प्रोडक्ट्स आर क्वाइट सिंपल. इसके अंदर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमको यहाँ से क्या मिला, इसको मॉड ऑफ ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, बिकॉज हमने ये प्रॉपर्टी देखा a डॉट ए इज मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, राइट. सिमिलरली इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, फिर टू ए डॉट बी, फिर प्लस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर मिल गया, राइट. सो इससे हमको क्या मिल जाता है, मॉड ऑफ ए हमको पता ही है कि 1 है, सिमिलरली ये 1 है, एंड ए डॉट बी को कैसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, राइट. सो ये ओवरऑल क्या हो गया, 2 प्लस 2, ए और बी मॉड ऑफ बी दोनों 1 है, तो हमारी ये वैल्यू आ गई. सो हमको जो आंसर चाहिए उसका स्क्वायर मिला है, ठीक है. सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं. तो ये हो गया हमारा 2 प्लस 2 कॉस थीटा. हमने 2 कॉमन लिया, 1 प्लस कॉस थीटा आ गया, एंड यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगाएंगे कॉस 2 थीटा की. कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पे, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1. टोटल 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, टेक नोट. मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा प्रॉपर्टी होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और चौथा प्रॉपर्टी होता है 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा. ये इनवर्स ट्रिगो में भी आई होप आपने पढ़ा हो टर्म 1 में, एंड यहाँ पर हम ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, द फर्स्ट प्रॉपर्टी. सो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2 थीटा था, इसकी जगह यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे ये थीटा रिप्लेस हो जाएगा थीटा बाय 2 से. सो इवेंचुअली हम इसको लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो आंसर आ गया हमारा 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2. ये हमारी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस ऑफ थीटा बाय 2. सो दिस इज द लॉजिक, राइट. एंड लैंग्वेज पे आते हैं. अभी लैंग्वेज में आपको ये सब लिखना ही है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो भी मार्किंग इशू हमारी मार्किंग स्कीम जो इशू हुई है उसके अंदर इस चीज़ को बहुत एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया है, राइट. बट यू हैव टू एंश्योर दैट यू राइट दिस. सो एंड उसके बाद में एंड में क्या लिखोगे,
हैंस प्रूव्ड ऑफ कोर्स, एंड स्टेटमेंट भी लिख देते हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइम। ऑल राइट, अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हमको डायरेक्शन को साइंस निकालना है। नाउ दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑलमोस्ट फ्री के मार्क्स हैं। बस एक छोटा सा ट्रिक है यहाँ पे, क्या कि अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x माइनस ए अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन एम इज इक्वल टू z माइनस सी अपॉन एन, वेर ए बी सी आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, राइट। उस लाइन पे कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। बुक में शायद यहाँ पे x1 y1 और z1 लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पे अब क्या करना है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे देखो x के साथ में कोफिशिएंट क्या -1, यहाँ पे है 2, बट यू हैव टू ब्रिंग द कोफिशिएंट्स एज 1, दैट इज अ प्राइमरी थिंग विच यू हैव टू डू। अभी ये जो इक्वेशन हमको गिवन है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। y -1, तो 2 से दोनों को डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पे भी 1 आ गया। इधर z -0 तो z अपॉन 4। तो हमारी डायरेक्शन रेशियोज यहाँ पे 1 1 4 हैं, और यहाँ पे हमको अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा, -1 2 और 4 लेकर के आप निकाल दोगे आंसर। सो अगर हमको यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज मिल गए तो सबसे पहले हमको क्या बता देना है, जो कि हमारा बी वेक्टर है, जो डायरेक्शन वेक्टर है, दैट इज व्हाट आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप। सो हम क्या करेंगे, अभी मॉड ऑफ बी निकालेंगे। कैसे, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट, दैट इज 1 प्लस 1 प्लस 16 का रूट, दैट इज रूट ऑफ 18। रूट ऑफ 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं, राइट। सो विद दिस हमारे डायरेक्शन कोसाइंस के आ जाने वाले हैं यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 3√2, ये L की वैल्यू हो गई, M इज इक्वल टू 1 ओवर, अगेन J का कोफिशिएंट इज 1, सो 1 ओवर 3√2, एंड N इज अगेन 4 ओवर 3√2। इसको आप फर्दर लिख सकते हो 2√2 अपॉन 3, बट आई थिंक दिस विल ऑल्सो वर्क, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, या ऑल राइट। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत जल्दी हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो, दिस क्वेश्चन इज लाइक इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू सेव टाइम एंड स्कोर मार्क्स, या ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे हमको क्या बोला, बैग कंटेन्स, अभी वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या गिवन है कि हमारे रेड बॉल्स 1 है और जो वाइट बॉल्स हैं वो 3 है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका निकालना है, हमको रेड बॉल का निकालना है। कब, जब 2 बॉल निकाली है और उसकी कंडीशन गिवन है एट रैंडम 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, ओके। सो अभी क्या करेंगे, रेड के 2 केसेस बन सकते हैं निकालने के। पहला केस, जब हमने 0 बॉल्स निकाली, 2 बॉल्स निकाली, एक भी रेड नहीं निकली, एंड फिर एक रेड निकल गया। एंड तीसरा केस कि अगर 2 रेड निकल गए। अभी 2 रेड पॉसिबल है क्या, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक ही रेड बॉल है, तो ये वाले केस को हम कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। एंड अभी x0 यानी कि एक भी रेड नहीं निकलती है, तो इसका क्या मतलब, वो दोनों वाइट निकले, तो हमारा प्रोबेबिलिटी 3/4, पहली बारी बॉल निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है 3/4 वाइट, एंड उसके बाद कितनी बॉल्स बची, 3 बॉल्स बची, कितने वाइट हैं, 2 वाइट्स हैं, तो इस तरह से हम लिखेंगे। सो प्रोबेबिलिटी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हो गया 1/2। अब बोला कि एक ही रेड बॉल निकाला, एक रेड बॉल के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि पहली बारी में ही हमारा रेड बॉल निकल आया, सो 1/4, और दूसरी बारी ऑब्वियसली फिर वाइट निकलेगा, तो 3/3, क्योंकि 3 ही बॉल बचे थे ना, तो 1/4 हो गया। प्लस अब पहली बारी में वाइट निकला, तो 3/4 इंटू दूसरी बारी में रेड निकला, राइट। तो 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 1/2, एंड ऑब्वियसली ये तो कंसिडर नहीं करना है ना। तो हमारा ये 2 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हो गए। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इन एग्जाम, एग्जाम में आपको इसका टेबल ज़रूर बनाना है। तो हम कैसे लिखते हैं टेबल, x या फिर कैपिटल X 0 1, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बता दिया कैपिटल X का, एंड दिस इज 1/2 एंड दिस इज 1/2। सो ये टेबल पे आपको आधा मार्क्स मिलेगा,
अब ये आंसर निकालने के फर्दर इन दोनों के रेस्पेक्टिवली आधा आधा नंबर है, ठीक है। तो डू चेक द मार्किंग स्कीम एंड उसके बाद प्रॉब्लम को डिफाइन करके हमने x की वैल्यूज आइडेंटिफाई करी हैं एज 0 एंड 1, इसका भी आधा नंबर मार्किंग स्कीम में अवेलेबल है। यस, सो प्लीज़ चेक आउट द मार्किंग स्कीम डेफिनेटली, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो में मिल जाएगा, CBSE का ऑफिशियल वेबसाइट लिंक, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एंड मार्किंग स्कीम ज़रूर पढ़ लेना। या ओके, क्वेश्चन 6 पे मूव करते हैं। अगेन यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड द क्वेश्चंस, रीड द क्वेश्चन। अभी यहाँ पे हमको क्या बताया हुआ है कि हमने पहले एक रेड कार्ड निकाला और उसके बाद फिर जैक निकाला, ठीक। सो व्हाट इज व्हाट सो यहाँ पे हम अगर डायरेक्टली कर देते तो कैसे लिख सकते थे कि भाई हमारे रेड कार्ड्स कितने हैं, 26 रेड कार्ड्स होते हैं। सो 26/52 और 4 जैक होते हैं 4/51, क्योंकि एक कार्ड हम निकाल चुके हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, हमको बोला हुआ है, राइट। बट ये गलत है, ये गलत क्यों है? क्योंकि एक रेड जो हमारे दो जो रेड होंगे उसमें से जैक भी निकल सकता है पहली बारी में, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एज वेल। सो इस वजह से यहाँ पे दो केस बन गए। कौन कौन सा? कि हमने पहली बारी जैक निकाला है जो रेड कलर का है। दूसरा केस क्या बन जाएगा कि हमने रेड कार्ड तो निकाला है पर वो जैक नहीं है, ठीक। सो हम ये दोनों केसेस के साथ सॉल्व करेंगे और उसके बाद उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर देंगे। सो अगर हमने पहले जैक निकाला, रेड जैक निकाला, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? 2/52, राइट, इनटू कि उसके बाद जैक निकाला तो एक जैक ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितने बचे? 3 जैक्स बचे, कितने कार्ड्स बचे? 51। सो 2/52 इंटू 3/51, दैट वुड बी द फर्स्ट केस का प्रोबेबिलिटी। सेकेंड केस वुड बी कि हमने जैक नहीं निकाला है पर एक रेड कार्ड निकाला था, तो हमारे कितने केसेस बचे? टोटल 26 रेड कार्ड्स थे पर उसमें से 2 जैक नहीं निकाले हैं, तो हमने क्या निकाला? 24/52, 24 कार्ड्स निकाले हैं और 52 टोटल पॉसिबिलिटीज़ है। उसके बाद मल्टीप्लाई किया किससे? कि हमने जैक ही निकाले एंड नाउ चारों जैक हमारे इंटैक्ट हैं, डेक के अंदर ही हैं, तो 4/51। नाउ वी ऐड बोथ द केसेस, तो 6/52 इंटू 51 एंड ये कितना हो जाएगा हमारा? 48 इंटू 2, दैट इज 96/52 इंटू 51। नाउ इस स्टेज पे हमको इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, एंड क्योंकि हम लोग को एंड में जाकर के सिंप्लीफाई करेंगे तो अगेन टाइम बचता है। सो दिस इज अनदर ट्रिक विच यू कैन यूज। तो हमने क्या लिखा? 6 + 96, 52 इंटू 51, तो ये कितना हो गया? 102/52 इंटू 51। 2 से इसको सिंप्लीफाई किया तो बचा 51, 26 एंड यहाँ से सीधा कट गया तो 1/26 विल बी योर आंसर, ठीक है। सो डिक्रीज योर एफर्ट, बी स्मार्टर, कैलकुलेशंस अननेसेसरीली हर स्टेप पे करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ नेसेसरी है वहीं पे करो, सेव योर प्रेशियस। अब सेक्शन बी पे चलते हैं। सेक्शन बी में देखो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है एंड विद दिस यू शुड ऑल्सो रिकोगनाइज, एक्नॉलेज कि इंटीग्रेशन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस हैं। सो इंटीग्रेशन आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स डेफिनेटली स्कोर कर सकते हो। सो हमारा इस क्वेश्चन के अंदर देखते पता चल रहा है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होगा। एंड नोटिस करो हमारा जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर डिफाइन करता है कि हमारा किस तरह का फॉर्म होने वाला है, किस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक का टर्म है और एक लीनियर टर्म है ना। तो हमारा जो फॉर्म है दैट इज a/x प्लस क्वाड्रेटिक होता है तो उसका न्यूमरेटर bx प्लस c के फॉर्म में लिखते हैं, है ना। अगर आपको ये चीज़ रिवाइज करनी है तो बुक के अंदर एक टेबल गिवन है, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को जाके देख सकते हो। सो ये दिस फॉर्म वुड बी इक्वलेंट टू द क्वेश्चन जो हमको गिवन है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर लेते हैं। सो हाउ डू वी डू दैट? अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ax² + 1 प्लस bx² + cx एंड
ये x प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। सो इसके काफ़ी सारे तरीके होते हैं कि हम x की वैल्यू अब यहाँ पे 0 डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं, तो उससे अलग अलग इक्वेशन सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। बट व्हाट आई विल डू है, हम लोग एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स और x के कोफिशिएंट्स इनको कंपेयर कर देंगे, कांस्टेंट को कंपेयर कर देंगे, तो यहाँ से हमारा आंसर काफ़ी सिंपली निकल आएगा। तो यहाँ पे देखो हमने इसको x और x स्क्वायर इन सब के कोफिशिएंट्स को अलग कर दिया, राइट। यहाँ पे क्योंकि x स्क्वायर का टर्म था ही नहीं, तो हमको पता है कि a प्लस बी की वैल्यू 0 होने वाली है। जो हमारा ये कांस्टेंट है वो किसके बराबर है, a के बराबर है, तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया, a की वैल्यू इज 1। एंड अगर a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू यहाँ से क्लियरली -1 आ जाएगी। जो x का कोफिशिएंट है वो c के बराबर है, तो c की वैल्यू भी यहाँ से 1 हो गई। तो जो हमारा ये पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म हो गया, व्हाट इज दैट, 1/x बिकॉज a इज इक्वल टू 1 प्लस -x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1, राइट। तो अब हम इसको इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, -x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx का इंटीग्रल प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx का इंटीग्रल। एंड क्लियरली फर्स्ट का आंसर क्या है, log ऑफ x। थर्ड का आंसर भी आपको पता ही है, दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हो गया tan इनवर्स x। एंड जो मिडल वाला है इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, मैं अलग से दिखा देता हूँ इसको, मैं I2 यहाँ पे लिख रहा हूँ। I2 के अंदर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t ले लेंगे। I2 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो 2x dx इज dt, और फिर x dx की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ से, dt/2। तो I2 यहाँ पे क्या हो गया, dt/t का इंटीग्रल, राइट, एंड विच इज इक्वल टू अगेन log ऑफ t। हमने यहाँ पे -I2 लिखा है, तो इसका मतलब I2 यहाँ पे हमने प्लस साइन के साथ लिया था, ठीक है। सो हमारा जो फाइनली I हो गया दैट इज log ऑफ x हम मॉड के साथ लिखेंगे सो दैट x की सारी नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज के लिए करेक्ट रहे। देन दिस वुड बी माइनस log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ हमको मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 वुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, सो मॉड यहाँ मॉड लगाएंगे तो वो मूट हो जाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। एंड दिस इज ऑब्वियसली tan इनवर्स x प्लस c, दैट इज हाउ वी फाइंड द आंसर। सो अगेन दिस क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, बस इसमें लिखने का थोड़ा सा ज़्यादा था, तो 3 नंबर का है, बट अगेन अ हाईली स्कोरिंग क्वेश्चन, बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप एग्जाम में इसको लिख सकते हो। ओके, अगले क्वेश्चन नंबर 8। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं आएंगे, एंड 3 मैक्सिमम 5 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो अगेन जो हमारे 3 फॉर्म्स हैं, लीनियर, होमोजीनियस एंड वेरिएबल सेपरेबल, ये तीनों फॉर्म्स आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। डू नॉट गो टू ग्रेट लेंथ्स, बिकॉज अगर आप अभी तक अगर आपने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है तो जितना भी समय बचा है, डू नॉट गो इनटू वेरी कॉन्सेप्चुअल और डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, जस्ट डू द बेसिक्स एंड आई थिंक दैट शुड बी गुड इनफ। तो सैम्पल पेपर के अंदर भी जो क्वेश्चंस हमको गिवन है, सो लेट्स ट्राई एंड आइडेंटिफाई कि कौन सा फॉर्म हम लगा करके यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। तो कैसे करेंगे, हम सबसे पहले एक ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लेते हैं, तो उससे हमको बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे एज यू कैन सी इट इज़ नॉट ईजी कि हम उसको वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, वाई को अलग हम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, वाई के टर्म्स में नहीं लिख सकते, तो वेरिएबल सेपरेबल रूल आउट हो जाता है। ये लीनियर है क्या, ये लीनियर भी नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा जो क्यू का फॉर्म आता यानी जो इंडिपेंडेंट फंक्शन आता है वो वाई से इंडिपेंडेंट नहीं है, सो ये लीनियर भी नहीं है। सो क्लियरली हमको यहाँ पे दिख रहा है कि ये होमोजीनियस होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, होमोजीनिटी की टेस्ट आपको सबसे पहले लिखनी है एग्जाम में, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो हमारा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है वो क्या हो जाता है यहाँ पे, एक्स कॉमा वाई इज वाई ओवर एक्स माइनस साइन वाई अपॉन एक्स।
ये क्या बताता है कि जो हमारा फंक्शन है ऑफ एक्स एंड वाई दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। एंड तो अब हम होमोजीनिटी के लिए टेस्ट कैसे करते हैं, लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई डाल देते हैं एक्स और वाई की जगह। तो यहाँ पे लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स माइनस साइन ऑफ लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स, सो विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ओनली। लैम्डा से लैम्डा यहाँ पे दोनों जगह पे कट जाएगा, है ना। सो वंस यू डू दैट, तो इसका मतलब हमारा जो फंक्शन, जो इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो होमोजीनस है। सो ये सबसे पहले आपको प्रूव करना है एग्जाम के अंदर। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद में हम y अपॉन एक्स को v ले लेते हैं, है ना। y इज इक्वल टू वी एक्स का क्या मतलब, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी, और इस इक्वेशन के अंदर हमने इनपुट किया तो क्या आंसर आएगा हमारा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू v माइनस साइन ऑफ v, एंड ऑल्सो डी वाई बाई डी एक्स। अभी इन दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करके डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, राइट। तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडिफाई हो गया, x इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू v माइनस साइन ऑफ v। यहाँ से v कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारा डिफरेंशियल अब यह वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गया। हमने क्या लिखा, dx ओवर x विद माइनस साइन, ये किसके बराबर है, dv ओवर साइन v के। इसका क्या मतलब, कोसेक v dv is equal to minus dx over x. Now integrating both the sides, you have to write this in exam. Integrate क्या, cosec v का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, log of cosec v minus cot v, right? And इसका तो obviously आपको पता ही है कि log of x हो जाएगा, and plus some constant। हम यहाँ पे c नहीं लेते क्योंकि हमको पता है कि आगे जाकर के थोड़ा सा मॉडिफाई होने वाला है, राइट। तो इसको c की जगह लेट्स से a ले लेते हैं, या फिर आपको पता ही है कि लॉग के अंदर आगे मॉडिफिकेशन होगी, तो इसको क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करते हैं। इन दोनों को लॉग्स को एक जगह पर लेकर के आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ कोसेक v माइनस कॉट v प्लस log of x, obviously with a mod। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, अब यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी यूज होगी, हमको पता है log a इंटू बी इज इक्वल टू log ऑफ a प्लस log ऑफ b। ये प्रॉपर्टी यूज करके हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, आंसर को लिख सकते हैं कोसेक v माइनस कॉट v इंटू एक्स, राइट, एंड विच इज इक्वल टू सम कांस्टेंट a। अब लॉग हटाने के लिए क्या करते हैं, इसको e टू द पावर a लिख सकते हैं, विच इज अनदर कांस्टेंट। नाउ हियर यू कैन पुट इट एज c। कोसेक v की जगह हम अब यहाँ पे y ओवर x डाल दिया, और यहाँ पे cot में y ओवर x डाल दिया, एंड दिस होल इज मल्टीप्लाई बाय x। यस, सो दिस वुड बी अ फाइनल आंसर, राइट। अब इसके बाद में फिर आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, एंड ये आंसर हो गया आपका, राइट। सो यहाँ पे ऐसे फिर आपको मार्क्स मिल जाएंगे पूरे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नोटिस करो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन निकालना था, इसका मतलब c की वैल्यू हमको नहीं निकालनी थी। इन द सेकेंड पार्ट हमको क्या गिवन है, सेकेंड पार्ट में हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, और हमको यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, x कॉमा वाई दे दिया, पाई बाय 4 पे हमारी y की वैल्यू 0 आने वाली है, राइट। सो लेट्स सी हाउ डू वी सॉल्व इट। ओके, सो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये लीनियर का क्वेश्चन है, तो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 2 ओवर 1 प्लस साइन एक्स। तो यहाँ से p की वैल्यू हमने आइडेंटिफाई कर ली, कॉट एक्स, और q की वैल्यू क्या हो गई हमारी 2 ओवर 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे, वो क्या होता है e टू द पावर p dx का इंटीग्रल। तो कॉट एक्स dx का इंटीग्रल हम कैसे निकालते हैं, इस वैसे तो इसका स्टैंडर्ड आंसर है, आपको पता होना चाहिए, log ऑफ साइन एक्स, पर अगर नहीं भी पता है इवन देन हम इसको लिख सकते हैं cos x अपॉन साइन एक्स, एंड उसके बाद हम
साइन एक्स को टी ले लेते हैं, तो ऑब्वियसली कॉज एक्स डी एक्स हमारा डी टी हो जाता है। तो एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, डी टी ओवर टी का इंटीग्रल विच इज लॉग ऑफ टी, और टी की वैल्यू पे साइन एक्स डालेंगे तो हमारा ये फॉर्म बन जाता है। ठीक है, सो अगर हमारा अब यहाँ पे इंटीग्रेशन फैक्टर हमारा क्या हो गया, आई एफ क्या हो गया, ई टू द पावर log of sin x, हाँ, and you now we will use the property कौन सी, e to the power log of a is equal to a. now this is a very standard property, ये कब यूज होती है, जब हमारा बेस यहाँ पे e होता है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके इंटीग्रेशन फैक्टर हमारा सिंपली हो गया sin x। अब इंटीग्रेशन करनी है तो क्या करते हैं हम, sin x इंटू वाई इज इक्वल टू q इंटू साइन एक्स, q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx का इंटीग्रल, राइट, और q की वैल्यू क्या थी, 2 ओवर 1 प्लस साइन एक्स, तो 2 ओवर 1 प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स dx इंटीग्रल। नाउ हाउ डू वी सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करने के लिए हम जो ऊपर हमने डिस्कस किया था प्लस माइनस समथिंग वो करेंगे। हाँ, प्लस माइनस 1 यहाँ पे किया तो नीचे मिला हमको 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ से हम इसको ब्रेक कर लेंगे, यहाँ से हम इसको ब्रेक कर लेंगे तो क्या हो गया, 2 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स, ये दोनों dx। यस, नाउ डोंट फॉरगेट द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स मिस करोगे तो गलती होगी, विच इज, और इससे मार्क्स कटेंगे ऑब्वियसली। सो 1 प्लस साइन एक्स को इंटीग्रेट कैसे करने वाले हैं हम, नाउ दिस इज अ लिटिल ट्रिकी। हम सबसे पहले साइन एक्स को कॉज एक्स में कन्वर्ट करेंगे। साइन को कॉज में कन्वर्ट करने के लिए हमने लिखा पाई बाय 2 माइनस एक्स, ओके, एंड बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी दैट साइन एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है ट्रिगो में, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे cos 2x में हम दूसरी प्रॉपर्टी लगाएंगे cos 2 थीटा की, अगेन सो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1, तो यहाँ पे cos पाई बाय 2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 माइनस 1, एंड देन जब उसके साथ प्लस 1 ऐड करोगे तो वो मॉडिफाई हो जाएगा। सो हमारा ये जो आई है वो क्या हो गया, 2x माइनस 1 ओवर 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 dx का इंटीग्रल। नाउ दिस इज अ लिटिल कॉम्प्लेक्स, सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट तो वीडियो रिवाइंड करके या फिर बैक जा करके वापस से देख सकते हो, इसका प्रैक्टिस बहुत नेसेसरी है। सो हमने यहाँ से अब ब्रैकेट को खोल देते हैं। सो ये हो गया 2x माइनस 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, dx सेक्स स्क्वायर, एंड ये हमारा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अब मैं इसको टी नहीं ले रहा हूँ, अब मैं इसको टी इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अननेसेसरली एक स्टेप बढ़ जाएगा, आपका टाइम खराब होएगा। आप सीधा ऐसा देख सकते हो, एक्स बाय 2 को आप रादर, चलो टी ले लेता है, कोई बात नहीं। सो माइनस डी एक्स अपॉन 2 इज डी टी, सो डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई हमारी, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 डी टी, राइट, और ये हमारा इंटीग्रल कितना, ये हमारा इंटीग्रल कितना हो गया, सेक्स स्क्वायर टी डी टी, एंड माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 2 हो जाएगा, तो ये प्लस 2 टैन ऑफ टी, यस, तो 2x प्लस 2 टैन टी, और टी की फिर हम वैल्यू डाल देंगे, टैन ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 प्लस सी। सो दैट इज हाउ वी फाइंड द आंसर। यस, अभी हमको c की वैल्यू निकालनी है। अब c के लिए हमको क्या बोला कि जब x की वैल्यू पाई बाय 4 है तब y की वैल्यू 0 हो जाती है, तो x की वैल्यू अगर हम पाई बाय 4 डालते हैं, या x की वैल्यू हम पाई बाय 4 डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई बाय 4 प्लस 2 टैन पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 8 प्लस c, और y की वैल्यू 0 हो गई, and which is pi by 2 plus 2 into tan of pi by 8 plus c, which implies c is equal to pi by 2 plus
2 tan पाई बाई 8 का नेगेटिव, तो जो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 tan पाई बाई 4 माइनस x अपॉन 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस 2 tan pi by 8. So this would be our final answer. Alright, so I think एक छोटा सा चीज़ मिसिंग है यहाँ पे sin x, तो यहाँ पे क्या होगा, sin x लगाओगे आप, yes, sin x लगाओगे एंड उसके बाद फिर sin x को ऑपोजिट साइड पे लेकर के जाओगे तो वो cosec x हो जाएगा. So this would be multiplied in entirety, yes. तो cosec x into 2x plus 2 tan pi by 4 minus x by 2 and this entire thing. Yeah. All right. Now, after such a long and tedious question, so let's move on to a simpler question. Question number 9. Yeah. So, अगेन जो क्वेश्चन नंबर 8 था, वहाँ से हमने क्या देखा कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये दो देखने में बहुत सिंपल था, शुरुआत में आसान लगा, लेकिन फिर बाद में जाके कॉम्प्लेक्स हो गया. एंड ऊपर वाला क्वेश्चन शुरुआत में हल्का सा कॉम्प्लेक्स था, बट इट वाज क्वाइट इजी रिलेटिवली. क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. यहाँ पे हमको बताया हुआ है कि वेक्टर ए जीरो नहीं है एंड हमको दो कंडीशन गिवन है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी. तो हमको बताना है कि बी और सी दोनों इक्वल वेक्टर्स है. सो हम कैसे लिखेंगे इसको? सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी. तो इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर के आ जाता है, तो क्या हो गया, वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी जीरो हो गया. एंड दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेता है, तो इसका क्या मतलब, हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए into mod of b minus c into cos theta. Theta is what? The angle between b minus c and a. ठीक है, तो हमको पता है कि a जीरो वेक्टर नहीं है, तो मॉड ऑफ ए तो हमारा जीरो नहीं होगा. इसका मतलब क्या हो गया, b माइनस सी का मॉड, b माइनस सी का मॉड हमारा जीरो हो सकता है, या फिर cos थीटा जीरो हो सकता है. cos थीटा जीरो होने का क्या मतलब, हमारा थीटा 90 डिग्रीज है या पाई बाय 2 है. इसका मतलब क्या हो गया कि A इज परपेंडिकुलर टू B माइनस सी, है ना. तो ये दो कंडीशंस बन गई. एंड फर्दर जो दूसरा केस हमको गिवन है, उसमें क्या बोला कि A क्रॉस B इज इक्वल टू A क्रॉस C. तो अगेन हम क्या लिखेंगे, A क्रॉस B माइनस C इज इक्वल टू जीरो. एंड क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ b माइनस सी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप. ये ज़ीरो हो गया, तो अगेन वो ज़ीरो होएगा, तो इसका क्या मतलब, या तो b माइनस सी का मॉड ज़ीरो है या फिर साइन थीटा ज़ीरो है. इसका मतलब थीटा 0 डिग्रीज है या 180 डिग्रीज है, यानी कि a इज़ पैरेलल टू b माइनस सी. तो अगर ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली ट्रू हैं, तो वो पैरेलल और परपेंडिकुलर तो एक साथ पॉसिबल ही नहीं है, इट कैनॉट हैपन. तो द ओनली केस विच सेटिस्फाइज ऑल द थ्री कंडीशन विच आर सबको सेटिस्फाई जो कर रहा है वो क्या है कि b माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो. इसका मतलब b इज इक्वल टू c, राइट. सो दैट इज हाउ वी सॉल्व इट. सो इट इज़ एन ईजी क्वेश्चन, 3 मार्क्स में आई थिंक इसमें लिखना भी बहुत ज़्यादा नहीं है. सो I hope all of you would be able to do this question now. अब सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग लाइन्स. हमको दो लाइन गिवन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है. सो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज़ करके आंसर निकाल सकते हैं. सो जो हमारा पहला लाइन है, R1 बोल देते हैं इसको R1 और R2 से मार्क कर लेते हैं. R1 के अंदर जो हमारा पॉइंट है A1, दैट इज I प्लस जे माइनस के. दूसरा जो पॉइंट है दैट इज I प्लस जे प्लस 2k. एंड सिमिलरली जो हमारा B1 हो जाएगा,
b1 वेक्टर यानी कि डायरेक्शन वेक्टर, दैट इज 2i plus j plus k, and b2 is 4i plus 2j plus 2k. हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a2 minus a1 डॉट प्रोडक्ट विद b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉड. ठीक, लेकिन नोटिस करो द ट्विस्ट हेयर इज कि b1 और b2 यहाँ पे सेम है, दे आर पैरेलल. यहाँ पे सिर्फ 2 का प्रोडक्ट है. इसका मतलब क्या, अगर आप डायरेक्ट फार्मूला लगाने की कोशिश करोगे तो क्योंकि ये दोनों पैरेलल थे तो b1 क्रॉस b2 हमारा कितना हो जाने वाला है, 0 आ जाएगा, क्योंकि दे आर पैरेलल एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स इज 0. तो यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम पैरेलल वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, एंड दैट इज वेयर द ट्रिक लाइज. अब इसके अंदर जो हमारा पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला है, व्हाट इज दैट, a1 माइनस a2 क्रॉस b1 अपॉन मॉड ऑफ b1. यस, सो यहाँ पे हमने a1 माइनस a2 निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो सेम थे तो 3k कैप हो जाएगा. a1 माइनस a2 इज 3k कैप, इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया 2i प्लस j प्लस k के साथ, एंड इसका मॉड कितना हो गया, 4 प्लस 1 प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट, दैट इज रूट ऑफ 6. तो 3 अपॉन रूट 6, एंड इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं. अभी कैसे लेते हैं, आई जे के 0 0 1 ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने 3 ओवर रूट 6 बाहर निकाल दिया. सो ये कितना हो जाएगा, 2 1 एंड 1. इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो कौन से, आई होप आपको डिटर्मिनेंट्स याद हो. फॉर सिंप्लिसिटी सेक मैं रो 1 के अबाउट ले लेता हूँ. अगर डिटर्मिनेंट्स अच्छा है तो फिर रो 2 के अबाउट लिख करके आपका आंसर ज़्यादा जल्दी आएगा. सो रो 1 के अबाउट लेते हैं, -1 माइनस j, so 0 -2 and plus k, yeah, so 0 of course. तो ये कितना हो गया, माइनस आई कैप प्लस 2 j कैप. ठीक, एंड माइनस आई कैप प्लस 2 j कैप. सो ये हमारा वेक्टर आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, एंड फिर इसका मॉड ले लेंगे हम. तो 4 प्लस 1 इज 5 and 5 root. So इसका mod is root 5 into 3 upon root 6. So this would be our final answer. So अब हम question number 11 देखते हैं. Now question number 11 is requires a deeper understanding of mod. तो इसको start करने से पहले मैं आपको mod का थोड़ा सा introduction देना चाहता हूँ. So mod हम generally कैसे लिखते हैं? So how do we understand mod function? We write mod of x like this, and इसका क्या मतलब होता है, that x ये जो फंक्शन है उसको हम लिख देंगे x कब, जब x की वैल्यू पॉजिटिव होने वाली है. तो बेसिकली वी राइट fx इज इक्वल टू mod of x विच इज इक्वल टू, उसको हम दो केसेस बना रहे हैं. इसके केस बनाने के लिए ये फॉर्मेट होता है हमारा, विच इज ग्लोबली एक्सेप्टेड इन मैथमेटिकल कम्युनिटी. सो जब भी x 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है तो मॉड ऑफ x को हम x के जैसे लिखेंगे, एंड जब भी x 0 से छोटा है तो इस तरह से लिखेंगे, माइनस x लिखेंगे, राइट. सो टीचर्स कई बार क्या करते हैं, दे से कि इसको प्लस माइनस x लिख देता है, दे एक्सपैंड इट एज प्लस माइनस x. सो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू प्लस माइनस x. तो इससे हमको कन्फ्यूजन क्या होता है कि कभी भी जैसे मॉड ऑफ 7 लिखा तो उसको हमने प्लस माइनस 7 लिख दिया, which is wrong. So mod का actual definition क्या है, what does it mean? It means कि x की अब कोई भी वैल्यू हम डालेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव तो हमको आउटपुट में पॉजिटिव ही मिलने वाला है, राइट. अभी इस मॉडल में गलती क्या है, इस मॉडल में गलती ये है कि हमने x की वैल्यू लेट्स से यहाँ पे 7 डाली, हाँ, तो y में हमको क्या मिलना चाहिए, y में क्योंकि पॉजिटिव इनपुट किया तो पॉजिटिव ही मिलना चाहिए, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, प्लस माइनस 7 बोल दिया, तो इसका मतलब 7 डाला तो 7 भी मिलना चाहिए और -7 भी मिलना चाहिए. तो हमारे दो सॉल्यूशंस हो गए यहाँ पे, है ना, 7,7 एंड 7,-7. तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा,
एंड दिस इज नॉट इवन अ फंक्शन, क्योंकि फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि किसी भी इनपुट पे यानी कि किसी भी एक्स पे हमको एक ही वाई मिलना चाहिए। यहाँ पे तो दो वाई मिल जा रहे हैं, सो विच इज रॉन्ग। सो दैट इज वाई प्लस माइनस सेवन इज नॉट वॉट वी अंडरस्टैंड बाय मॉड। सो मॉड क्या एक्चुअली होता है कि हम प्लस सेवन डालें या माइनस सेवन डालें, दोनों में से कुछ भी डालेंगे तो हमको सेवन मिलने वाला है। व्हाट डज दैट मीन कि हमने x की वैल्यू अगर सेवन डाली तब भी आउटपुट में सेवन मिलेगा, यानी कि 7,7, या फिर माइनस सेवन डाला तब भी आउटपुट में हमको सेवन मिलेगा, तो -7,7। सो दैट इज वाई मॉड का कर्व इस तरह का कुछ होता है। अभी इस चीज़ को जनरलाइज करते हैं। लेट्स से अगर हम कोई भी x हमारा पॉजिटिव है, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो पॉजिटिव है या फिर 0 है, तब हम x की वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे। हमने जो डाला इनपुट में हमको आउटपुट में वही मिल गया, 7 डाला तो 7 मिल गया। लेकिन अगर x नेगेटिव है, 0 से छोटा है, तो आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, हमको -x मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने इनपुट में -7 डाला तो हमें उसका माइनस मिलेगा, यानी कि +7 मिलेगा। हमने इनपुट में -3 डाला तो उसका नेगेटिव मिलेगा, यानी कि +3 मिलेगा। तो इसी वजह से आउटपुट में हमको क्या मिल रहा है, -x मिल रहा है। सो दैट इज वाई वी राइट mod of x as +-x, and that is what we mean by this. So coming back to this question, हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है कि हमारा ये जो कर्व है ये मॉड के अंदर है, x³ -3x² + 2x, राइट, और -1 से 2 तक हमको इसको इंटीग्रेट करना है। तो आपको सबसे पहले क्या स्टडी करना है कि ये कर्व जीरो कहाँ कहाँ पे हो रहा है, उसके बाद जो भी नेगेटिव वाई जा रहा होगा उसको हम माइनस के साथ लिख देंगे। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि हम उसको ब्रेक कैसे करते हैं। इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, x को कॉमन लिया, x² -3x + 2 यानी क्वाड्रेटिक बन गया। इसको हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दी और ये x - 2 x - 1 बन जाता है, राइट। इस बात का क्या मतलब कि x की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी या 2 होगी, हमारा y 0 हो जाएगा, दैट्स व्हाट इट मीन्स। और मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा ये, टू कीप द वीडियो शॉर्ट आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस, बट सिंस x का कोफिशिएंट यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, सो हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस लिखते हैं, राइट। एंड ये जो जहाँ पे माइनस लिखा है इसका मतलब यहाँ पे y हमारा नेगेटिव में जाने वाला है, राइट। एंड हमको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, -1 से 2 तक इंटीग्रेट करना है, यानी कि y हमारा नेगेटिव कहाँ कहाँ पर हो रहा है, -1 से 0 के बीच में और 1 से 2 के बीच में हमारा y नेगेटिव हो रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा कर्व था x³ -3x² + 2x, ये नेगेटिव के साथ लिखा जाएगा कहाँ से कहाँ तक, -1 से 0 और 1 से 2 के बीच में, राइट। तो वंस यू अंडरस्टैंड दिस, अब इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं बचा। एंड ऑब्वियसली थर्ड पार्ट जहाँ पे पॉजिटिव है 0 से 1 के बीच में, सो हमने इसको 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लिया, ब्रेक कर लिया क्वेश्चन को, राइट। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। नाउ वंस वी इंटीग्रेटेड तो बहुत ही ईजी हो जाता है। ये जो हमारा आई है 3 हिस्सों में स्प्लिट हो चुका है और इसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, इसकी वैल्यूज डाल दो और आंसर निकल आएगा, राइट। सो अब इंटीग्रेट करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6.5 hours later. एंड अब इसको इंटीग्रेट करने के बाद तीन सबकी वैल्यूज हमने इनपुट कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया, तो आंसर हमारा आ गया फाइनली 11/4, राइट। सो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको ये सब शो करना है कि ब्रेक कैसे किया, तो उसका एक्चुअली सिर्फ एक ही मार्क है, एंड देन उसके बाद इंटीग्रेशन करने का आधा मार्क है और फिर लिमिट लगाने का यहाँ पे 2 मार्क्स हैं, एंड देन फाइनल आंसर। सो दैट इज हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। और एंड के अंदर आपको स्टेटमेंट जरूर लिखना है, डोंट फॉरगेट दैट। अभी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का क्वेश्चन है। दीज आर क्वाइट सिंपल क्वेश्चंस।
तो एक बार वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो। सो इसका सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। सो हमको यहाँ पे क्या लाइन बनानी है विच इज़ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। सो आई होप आपको लाइन का ग्राफ बनाना आता है। जस्ट एज अ क्विक रिवीजन, अगर कोई भी लाइन हमको गिवन होती है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो आप क्या कर सकते हो, दो पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लो। कैसे कर सकते हैं, y को 0 डाला तो x की वैल्यू 2 आ गई, तो 2,0 एक पॉइंट हो गया। एंड सिमिलरली x को 0 डाला तो y की वैल्यू 2 आ गई, तो 0,2 हमारे 2 पॉइंट हो गए। सो रफली हम लोग यहाँ पे बना देते हैं 0,2 एंड 2,0, एंड इनके थ्रू पास होने वाली लाइन हमारी ये लाइन हो जाएगी, राइट। सो आपने यहाँ पे y, ये x, so obviously you have to make a neater diagram in the exam, है ना। स्केल से, पेंसिल से आप बहुत आराम से बना सकते हो। एंड देन वी हैव टू मेक द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो यू शुड नो द स्टैंडर्ड 4 फॉर्म्स ऑफ द पैराबोला। कौन कौन से होते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो ये तो हम पढ़ते ही हैं। एंड वी नो दैट कि ये कौन सा पैराबोला होता है, दिस इज दिस काइंड ऑफ पैराबोला, आई एम सॉरी, this is this kind of parabola. Then x square is equal to 4ay, तो ये कौन सा पैराबोला होता है, it is this one. And then x square is equal to minus 4ay, ये उसका इन्वर्स हो जाता है, इन्वर्टेड हो जाता है। एंड देन y square is equal to minus 4ax, this is this parabola, right? So ये दोनों एक दूसरे के this one and this one, they are inverted images of each other, और ये दोनों एक दूसरे के inverted images होता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्म हो गया, y square is equal to 4ax वाला फॉर्म है ना, this one। सो हमारा पैराबोला कुछ इस तरह का बनने वाला है, राइट। सो जब ये इस तरह का पैराबोला है, और हमको क्या क्या बोला है कि x एक्सिस, ये पैराबोला और ये लाइन के बीच का एरिया निकालना है, तो ऑब्वियसली हमको इस रीजन का एरिया निकालना है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या क्या, हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो x की वैल्यू यहाँ पे एज वाई स्क्वायर डाल दो, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 2, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देते हैं, माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू यहाँ से y प्लस 2 माइनस 1, y प्लस 2, y प्लस 2 इंटू y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू या तो 1 आ गई या तो माइनस 2 आ गई। एंड क्लियरली आपको यहाँ पे ग्राफ में दिख भी रहा है कि y की एक वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है और एक y हमारा नेगेटिव आने वाला है। तो हमको नेगेटिव से मतलब नहीं है, वी आइडेंटिफाइड दिस पॉइंट, दिस इज 1,1, क्योंकि आप दोनों में से किसी में भी y की वैल्यू 1 डालोगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगा, राइट। सो वंस वी आइडेंटिफाइड द पॉइंट, तो अब ये वाला रीजन हमारा दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया, रीजन 1 एंड दिस इज रीजन 2। थोड़ा सा क्लियरली लिख देते हैं इसको, रीजन 1 एंड रीजन 2। अब रीजन 1 का एरिया कैसे निकालोगे, बहुत ही सिंपल है। सो ऑब्वियसली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, तो वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स, एंड व्हाट इज द फंडामेंटल, वाई डी एक्स का इंटीग्रल आता है हमारा, राइट। तो बेसिकली क्या हो गया, रूट एक्स डी एक्स का इंटीग्रल, सो एरिया। एंड दूसरा रीजन क्या होगा, सेकेंड रीजन निकालने के लिए ये लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में हमको निकालना है। सो यहाँ से y क्या आ जाता है, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स को इंटीग्रेट करना है। अब लिमिट्स लगाते हैं, लिमिट्स लगाने के लिए हमारा यहाँ से 1 से 2 तक जा रहा है एंड ये हमारा 0 से 1 तक जा रहा है। तो 0 से 1 तो ऑब्वियस है, और 1 से 2 कहाँ तक जा रहा है, बिकॉज आर x इज वेरिंग फ्रॉम हेयर 1 टू दिस इज 2,0, राइट। सो इन दोनों के बीच में हमारा एरिया जाएगा, एंड देन वी इंटीग्रेटेड, दिस इज क्वाइट सिंपल, x रूट का इंटीग्रल इज x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, यहाँ पे ऐसे लिख दिया। एंड लिमिट लगाएंगे 0 to 1 एंड 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट लगा दे हमारा 1 to 2। सो व्हेन वी सॉल्व दिस, इसके अंदर अभी लिमिट लगा कर देखते हैं क्या आंसर आता है। सो 2/3, वैल्यू डाली 1 माइनस 0,
plus 2 into 2 minus 1 minus 1 over 2, 4 minus 1, right? So this is 2 minus 3 upon 2 plus 2 upon 3. ये LCM ले लेते हैं. 8 plus 6 plus 2 is 8 upon 3 minus 3 upon 2. Further LCM लिया, 16 minus 9 upon 6. That is 7 upon 6. So 7 upon 6 square units would be our area, right? So of course goes without saying, keep it neater. यहाँ पे तो थोड़ा सा डिजिटल पेन की वजह से shabby हो रहा है, but keep it neater in the exam and थोड़ा सा प्लान आउट करके चलोगे तो बहुत easily solve हो जाएगा, right? Okay, so now let's move on to the second part. सेकेंड पार्ट में अगेन हमको एक लाइन दी हुई है और एक सर्कल दिया हुआ है. सो हमको एक ये एंक्लोज्ड रीजन निकालना है. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन दिस वेयर y पॉजिटिव है. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लाइन y इज स्मॉलर देन रूट एक्स एंड ग्रेटर देन 0. तो बेसिकली हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही हमको निकालना है. सो y इज इक्वल टू रूट 3x. सो अगेन क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, और x की वैल्यू हम लोग y की वैल्यू लेट्स से रूट 3 डालते हैं तो x की वैल्यू 1 आ जाती है. तो हमारे दो पॉइंट्स बन जाएंगे 0,0 एंड 1,√3. हाँ, तो उनके थ्रू हम लाइन बना सकते हैं. लेकिन रूट 3 तो आपको पता नहीं है कैसे मार्क करें. सो इसके लिए क्या अच्छा टेक्निक है, द स्मार्टर वे इज y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला फॉर्म यूज़ कर सकते हो. तो यहाँ पे c की वैल्यू एज यू कैन सी, c यहाँ पे 0 है और m क्या है, रूट 3. तो m अगर रूट 3 है इसका मतलब tan थीटा हमारा रूट 3 है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्रीज है. तो ओरिजिन से पास होता हुआ 60 डिग्री के एंगल पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया. नाउ ये दोनों मेथड, सब्स्टिट्यूशन यूजिंग पॉइंट्स एंड y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये दोनों मेथड से बहुत ईजिली लाइंस बन जाते हैं. अगर क्लास 11th में आपने ढंग से इस चीज़ को समझा है तो आपको ये बहुत इजी, ये वाला मेथड एक्चुअली मुझे काफ़ी पसंद है. सो इट इज़ फास्टर देन द प्रीवियस मेथड जो हमने अभी डिस्कस किया था. अनदर मेथड इज इंटरसेप्ट फॉर्म. इंटरसेप्ट फॉर्म में x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 ये फॉर्म होता है. इसके थ्रू भी बहुत ईजिली लाइन बन जाता है, बट दैट इज़ फॉर अनदर डे. अच्छा, नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा. 11th में जब कोनिक सेक्शंस पढ़े थे तो हमने देखा था कि ये कौन सा फॉर्म है हमारा, ओरिजिन से पे जब सेंटर होता है और तो ऐसे लिखते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि रेडियस हमारा 2 है और ओरिजिन पे सेंटर होने वाला है. तो हमारा कुछ इस तरह का ये सर्कल बनेगा, है ना. तो यहाँ पे आपकी लाइन हो गई, सर्कल हो गया, इसका रेडियस 2 है. तो ये 2,0 एंड 0,2 ये दो पॉइंट्स हो जाएंगे. और ये लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू रूट 3x. ये लाइन और सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं. यहाँ से क्या करेंगे हम, y स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ जाती है 3x स्क्वायर एंड ये वैल्यू इस सर्कल के अंदर डाल देंगे. तो x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू इज प्लस माइनस 1. तो एज यू कैन सी x की वैल्यू या तो प्लस 1 है या फिर यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगी, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 3x में डाल देते हैं. तो x की वैल्यू 1 डाली तो y की वैल्यू आ गई रूट 3. तो 1,√3 हमारा y मिल गया यहाँ पे, राइट. और यहाँ पे माइनस रूट 3 हो जाएगा. तो इस सर्कल के ऊपर हमको 2 पॉइंट्स मिल गए, बट इवेंचुअली हमको इस पॉइंट से कोई मतलब नहीं है. लेट्स लुक एट दिस पॉइंट ओनली. अब यहाँ पे क्या बोला, y इज ग्रेटर देन 0. तो बेसिकली y ग्रेटर देन 0, तो हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस रीजन का एरिया निकालना है. सो अगेन क्या करेंगे, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे. दिस इज रीजन 2 एंड दिस इज रीजन 1. रीजन 1 का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, y dx का इंटीग्रल, यहाँ पे y क्या है, रूट 3x. तो रूट 3x dx का इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक. एंड देन उसके बाद सर्कल में हम y की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट. तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू डी एक्स का इंटीग्रल. और कहाँ से कहाँ तक जा रहा है हमारा x, यहाँ पर x की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे 2 थी, तो 1 से 2 के बीच में वेरी करेगा. नाउ इसको इंटीग्रेट करना तो बहुत आसान है.
√3 x² अपॉन 2, लिमिट लगाएंगे 0 से 1, प्लस ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा a² माइनस x² का जो रूट का फॉर्म होता है वो क्या होता है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है x अपॉन 2 a² माइनस x² का रूट प्लस a² अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, राइट। सो यहाँ पर a की वैल्यू 2 है और a² हमारा 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन 2 4 माइनस x² का रूट प्लस 4 अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2, एंड फिर दोनों जगह पे लिमिट हम लगा देंगे 1 से 2, एंड फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर बस हमको लिमिट्स लगानी है और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पर मैंने आपके लिए वैल्यूज़ ऑलरेडी डाल दी हैं। सो अभी यहाँ पे हम लोगों ने इंटीग्रेट कर लिया और वैल्यूज़ डाली, तो √3/2 तो कॉमन बाहर लिख लिया, फिर 1² माइनस 0², तो ये √3/2 बन गया। फिर x अपॉन 2, यहाँ पे हमने 2 डाला वैल्यू, तो 4 माइनस 4 यहाँ पे 0 हो जाने वाला है, राइट। 4 माइनस 4 यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो फिर ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 डाला तो 1/2 और 4 माइनस 1 यानी कि √3, सो माइनस √3/2 बचा। सो आई प्रेफर कि जो भी एक टर्म होता है ना, उसके अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वहीं के वहीं डाल दो। वो पूरे फंक्शन के अंदर लिमिट डालने में ना वो लेंदी हो जाता है और कंफ्यूजिंग हो जाता है। सो आई पर्सनली लाइक दिस वे बेटर। उसके बाद साइन इनवर्स के अंदर डालेंगे तो 2 तो हमने कॉमन ले ही लिया है, फिर पहले क्या किया π/2, फिर माइनस 2 यहाँ पे, फिर 2 इंटू π/6, बिकॉज साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू होती है π/6, एंड ये साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 इज π/2। जो CBSE का मार्किंग स्कीम इशूड है वहाँ पे π/3 गिवन है, विच इज एक्चुअली रॉन्ग। साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू π/3 होती है, तो दैट मार्किंग स्कीम इज रॉन्ग, वो π/6 होना चाहिए। प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। यस, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई माइनस π/3, ठीक है। सो विच इज एक्चुअली 2π/3। यस, सो आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो जो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू वो π/6 होनी चाहिए। जस्ट टेक केयर ऑफ दैट। Alright, so let's move on to the next question now. Alright, अभी क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ 3D। यहाँ पे क्या बोला है कि फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस अपॉन द प्लेन दिस। अभी देखो इस चीज़ को ना थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन बेटर। नाउ देयर इज दिस प्लेन, फॉर एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन ही ले लो, है ना। अगर ये प्लेन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, प्लेन तो इनफाइनाइट होता है, तो आई एम जस्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग हियर विद दिस स्मॉल रेगुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या, अब इस प्लेन को डिफाइन कर रहे हो तो उसके लिए आपको नॉर्मल गिवन होगा, है ना। वी अंडरस्टैंड दिस कि प्लेन की डायरेक्शन कैसे बताते हैं, उसके परपेंडिकुलर, उसके नॉर्मल से बताते हैं। अब उस नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज आर 1, -3 एंड 2। ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज है, राइट। अभी अगर कोई लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो बेसिकली वो इस नॉर्मल लाइन के पैरेलल हो गए, तो वो नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज भी सेम हो गए, है ना। तो जो भी मेरी लाइन है मैं उसको कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, अब वो इस पॉइंट से पास कर रही है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उसके डायरेक्शन कोसाइन ये हो गई। तो हमारी जो लाइन बनने वाली है उसको हमने कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिख दिया, x माइनस 1/1 इज इक्वल टू x y माइनस 2/-3 इज इक्वल टू z माइनस 0/2। तो ये जो हमारी लाइन है वो इस तरह से डिफाइन हो जाएगी। अभी मैं उसको लेट्स से k या फिर लैम्डा वॉट एवर यू कैन टेक इट एज ए, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो ले लो। तो क्या हो जाएगा, सो x माइनस 1/1 इज इक्वल टू लेट्स से k, तो x इज इक्वल टू k प्लस 1 हो गया। अब y माइनस 2/-3 इज इक्वल टू k, तो y इज इक्वल टू -3k प्लस 2, एंड z/2 इज इक्वल टू k, z इज इक्वल टू 2k। अब
इसका क्या मतलब, हमने एक वेरिएबल k के टर्म्स में इस लाइन के ऊपर सारे पॉइंट्स को डिफाइन कर दिया। अभी ये पॉइंट अब में अगर हम k वेरी करते चले जाएंगे तो हमको अलग अलग वैल्यूज मिलती जाएंगी इस लाइन के ऊपर, पॉइंट्स की अलग अलग पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे, राइट। अब हमको वो पॉइंट ढूंढना है जो इस प्लेन के ऊपर लाइन लाई कर रहा हो, तो वो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा, वेरी सिंपल, है ना। तो अभी इस प्लेन के अंदर हमने क्या किया, इस प्लेन के अंदर हमने ये वैल्यूज डाल दी, x की, y की, z की, k के टर्म्स में वैल्यूज डाल दी। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 9। x की जगह हमने डाला k प्लस 1, y की जगह डाला माइनस 3k प्लस 2 और z की जगह डाला 2k, है ना। तो अब इससे क्या हमको k की वैल्यू मिल जाएगी, सो k प्लस 1 प्लस 9k माइनस 6 प्लस 4k इज इक्वल टू 9, एंड ये 15 ये कवर हो गए, -1 तो ये 14 हो गया, एंड ये मिला करके हमारा 14k हो गया, राइट। तो k की वैल्यू हमारी यहाँ से 1 आ गई। अब हमको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, यानी कि अब k की वैल्यू यहाँ पे 1 डालेंगे तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, विच इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 2, y की वैल्यू हो गई, अगर मैं 1 डालूंगा तो -3 प्लस 2 इज -1, and z is obviously 2. So the foot of the perpendicular is 2, 1 and 2. So y is -1 here, and abhi let's find the distance between this point and the foot. तो distance formula क्या होता है हमारा, it is x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square plus z2 minus z1 square का whole root, right. So this is our distance formula. अभी x2 minus x1 कितना हो गया, so 2 minus 1 that is 1 square, so 2 minus of -1 that is 3 square, and then 0 minus 2 is -2 का whole square is again 4. So इसका रूट कर लेंगे, so 9 plus 1 is 10, 10 plus 4 is 14, so हमारा आंसर आ जाएगा, right. Alright, so this is how we solve it. Now let's move on to the next question. This is case based or this is a case study. So video pause करके एक बारी क्वेश्चन पढ़ लो। So यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको कि दो तरह के लोग हैं, कैटेगरी ए और बी बोल देते हैं उनको। ए कौन से है, जो एक्सीडेंट प्रोन है, हाँ। तो यहाँ पे कितना परसेंटेज, जितने भी क्लाइंट्स उस इंश्योरेंस कंपनी के, उसमें से कितने लोग एक्सीडेंट प्रोन होंगे, 0.2, एंड कितने लोग एक्सीडेंट प्रोन नहीं होंगे, दैट वुड ऑब्वियसली बी 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8। तो बी कितना हो गया, नॉन एक्सीडेंट प्रोन लोग हो गए, ठीक है। इवेंट ई हमने डिफाइन किया कि जो पॉलिसी होल्डर है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, हाँ। तो अगर वो कैटेगरी ए में था उसके बाद उसका एक्सीडेंट होता है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, वो हमको बताया हुआ है 0.6। एंड देन अगर वो कैटेगरी बी में है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमको बताई हुई है 0.2। सो इफ आई हमको क्या निकालना है कि अगर पॉलिसी होल्डर है उसका एक्सीडेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज पीई निकालना है। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी वाले थ्योरम से। सो पी ए यानी कि अगर वो कैटेगरी ए में आता है, एक्सीडेंट प्रोन व्यक्ति है, तो उसके बाद में उसका एक्सीडेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्लस अगर वो एक्सीडेंट नॉन एक्सीडेंट प्रोन व्यक्ति है तो उसके बाद उसका एक्सीडेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पी ए की वैल्यू हमको पता है 0.2, पी बी की वैल्यू पता है हमको 0.8, एंड ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। अगर एक्सीडेंट प्रोन है तो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.6, नॉन एक्सीडेंट प्रोन है तो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.2, एंड देन वी विल ऐड इट 0.16, सो ये हमारा हो गया 0.28। अब इसको अगर फ्रैक्शंस में लिखना है तो ऑब्वियसली 28/100 करके इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देता है, राइट। सो ये कितना हो जाएगा 7/25, 4 से सिंप्लीफाई कर दिया। सो दैट इज हाउ वी डू पार्ट ए। पार्ट बी के लिए हमको क्या बोला
कि सपोज दैट द न्यू पॉलिसी होल्डर हैज़ एन एक्सीडेंट विद इन अ ईयर, एक्सीडेंट हो गया, अब व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि वो एक्सीडेंट प्रोन था? तो बहुत सिंपल है, हमको बेस थ्योरम से पता ही है कि दैट वुड बी 0.12, एक्सीडेंट प्रोन था तो 0.12 डिवाइडेड बाय कितना 0.28, ये हमारा आंसर आ जाएगा कि अगर एक्सीडेंट हुआ है तो वो एक्सीडेंट प्रोन था, सो दैट इज पी ए कंडीशनल ई। सो इसको 0.12 डिवाइडेड 0.28 दैट इज 12/28, हम यह 4 से कट गया तो 3/7। सो दिस वुड बी आवर फाइनल आंसर। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। In case you have any doubt, please feel free to put it in the comment section, and you can also reach out to us over WhatsApp. हमने अपना contact detail नीचे दिया हुआ है, you can message us over the WhatsApp as well. And if you like the content and if you like the instructions, and please support the channel by liking and subscribing to the channel, and please share it with your friends as much as you can. Thank you so much and best of luck for your exams.